जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब एसेट बेचा जाए तो किताबों से उसको डी रिकग्नाइज किया जाता है। जैसे एसेट जब आता है, इंट्रो में पढ़ के आए थे आप, एसेट जब आता है तो आप एंट्री पास करते हैं एसेट डेबिट। एसेट अकाउंट में एसेट को बढ़ाना है तो एसेट डेबिट नेचर की चीज़ है, एसेट डेबिट। और जब एसेट जाया करता है तो डी रिकग्नाइज करते हैं किताबों से, तो किताबों से एसेट डेबिट नेचर की चीज़ निकालनी हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अब एसेट अकाउंट खामोशी केस के अंदर तो हम नॉर्मली ये ज्यूम करते हैं, सही प्रेजेंटेशन भी यही है कि एसेट अलग और उसके अंदर होने वाली कमी अलग पड़ी होती है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले पुराने एसेट को अगर हम बेचने की बात करेंगे तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट ओल्ड की कॉस्ट से। वो कितनी है जी, 200 से एसेट अकाउंट, यानी कि एसेट अकाउंट में एसेट की, पुराने एसेट की, ये भी आए हैं, एसेट अकाउंट में पुराने एसेट की कॉस्ट पड़ी है, तो जब निकालेंगे तो कॉस्ट ही निकालेंगे, अक्यूमुलेशन अलग पड़ी होती है ना, ठीक है। तो कितनी कॉस्ट हमने निकाल दी, 200। अब ये एसेट की कॉस्ट हमारी किताबों से डी रिकग्नाइज हो गई, ठीक है। अब इसकी अक्यूमुलेटेड ऑप्शन हमारे पास पड़ी हुई है, इकट्ठी हुई है, जितना अरसा ही हमारे पास रहा था वो भी गिवन है सवाल में, ठीक है। तो उसकी अक्यूमुलेशन को अगर निकालना है बिजनेस से तो अक्यूमुलेटेड ऑप्शन की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से जी, 80 से, ठीक है जी। मजा आ गया, चस आ गई। तो एसेट अकाउंट का, पुराने एसेट का डिस्पोजल अगर देखा जाए तो वो रिकॉर्ड हो गया ये पुराना एसेट हमारी किताबों से क्या हो गया, डी रिकग्नाइज। इसकी कॉस्ट भी निकाल दी, इसकी कंडक्शन भी हमने निकाल दी, ठीक है। अब इसका गेन लॉस निकालना हो तो कैश ले लेते होते थे। अगर सिंपल डिस्पोजल होता, हम नया एसेट ना लेकर आते, पुराना एसेट देकर नया ना लेकर आते, तो ये हमने जब जाके शोरूम पे बेचना तो हमें क्या मिलना था, कैश। तो हम यहाँ पे लिखते कैश और गेन लॉस निकल आता। लेकिन हम जब गए शोरूम पे तो हमें गाड़ी कोई और पसंद आ गई और हमने पैसे लेने की वजह कहा यार ये गाड़ी हमें अच्छी लग रही है, ये हमें दे दो। तो उसने कहा ठीक है ये गाड़ी तो आप ले लीजिए, लेकिन आपको पता है ये गाड़ी नई है, आप वाली पुरानी है, तो आपको कुछ ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा जी, पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये कार चाहिए तो आप 12 रुपये हमें मजीद पे कर दें। अब ये कमाल हो गया जी, आज तक तो डिस्पोजल में कैश आया करता था, लेकिन आज है तो डिस्पोजल की एंट्री, लेकिन डिस्पोजल ही है ना, एक्सचेंज में पुराना का डिस्पोजल है लेकिन नए का आना भी तो है। तो कैश आज पे क्यों कर रहे हैं, शायद हम जो एसेट ले रहे हैं वो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जो है वो फेयर वैल्यू वाला है, नया है ज़्यादा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में हमेशा कैश पे ही करेंगे आप अच्छा एसेट ना लें, आप कोई मतलब है कि अच्छा एसेट ना लें, बल्कि कोई माड़ा सा एसेट ले आएं और अपना अच्छा एसेट दे दें। उस्मान भाई को ज़रूरत पड़ गई पैसों की बिज़नेस के लिए, उन्होंने कहा यार ये जो सिविक मुझे मेरे पास फिर रही है ये बेच के फ़िलहाल मैं रान ले लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, काम कारोबार है, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देंगे, उसके बाद फिर अकॉर्ड ले लूँगा मैं। तो अब इसने क्या करना है, इसको पैसे चाहिए, कर तो एक्सचेंज ही रहा है, तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में क्या कैश रिसीव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर आपका एसेट ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। खैर फिलहाल हमारा एसेट सवाल तो कह रहा है कि आपने कैश पे किया, तो अगर कैश पे किया है, बिजनेस से कैश निकला है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट होगा कितने से, 12 से। अब ये कैश जब आप देंगे तो बदले में आपको क्या, आपने दो चीज़ें दी हैं, एक अपना पुराना एसेट और दूसरा कैश, अपना पुराना एसेट और दूसरा कैश, ठीक है। अब जब आप ये दो चीज़ें पे कर देंगे, दे देंगे शोरूम वाले को, तो आपको क्या मिलेगा, न्यू एसेट। तो आपके बिजनेस में क्या हुआ, नया एसेट आ गया। जब नया एसेट आया तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट होगा न्यू की कॉस्ट से। अब असल में तो आपको सिर्फ ये रिवाइज कराना था, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की शक्लें देख के मुझे लगा कि थोड़ा सा तफसील से बात कर लेते हैं, भूल जाता है बच्चा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो न्यू एसेट की कॉस्ट हमने निकालनी है, ठीक है, नए एसेट की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हमें एसेट कितने में पड़ा, हमने नया एसेट जो लिया है कितना कितना कॉस्ट किया, हमें कितने में पड़ा, तो जी बताएं कितने में पड़ा, 130 में ना, 150 में, सॉरी 150 में ना। हाँ देखें, आपको ये एसेट मिला है, बदले में आपका क्या कुछ गया, जो आपका गया
वही आपकी कॉस्ट है, ठीक है। ये FAR 1 के अंदर ना डेफिनेशन भी मौजूद है। जब आप कॉस्ट की डेफिनेशन लेंगे ना, ठीक है, तो कॉस्ट की डेफिनेशन ये होती है कि आप कैश पे करें या कोई इन काइंड चीज़ पे करें। तो जो इन काइंड चीज़ पे करें उसकी फेयर वैल्यू, ऐसे भी हो सकता था एसिड लेकर एसिड ले लेते, ठीक है, कोई कैश ना भी पे करते तो फेयर वैल्यू के हिसाब से भी गेन लॉस निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे तो कैश भी गया, तो हमारे जेब से क्या गया? ये वाली गाड़ी घर जो है, इस गाड़ी पे बैठ के जो आए हैं, तो क्या कुछ जो है वो हम कुर्बान करके आ रहे हैं? अपनी पुरानी अजीज अजजान कार भी देकर आ रहे हैं और अपने 12 रुपये भी देकर आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये नई कार कितने में पड़ी? तो यहाँ पर हमने लिखा जी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ना ओल्ड प्लस 12 जी 142। लें जी, हाँ जी, किस तरफ आ रही बैलेंसिंग फिगर? डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर, देख लो, बिल्कुल क्रेडिट साइड पे जी 10 से। तो ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाया करती है जी? पीएनएल में। पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्या हुआ हमें इस ट्रांजैक्शन से? गेन। क्या हुआ हमें जी? गेन। तो ये मैंने आपको पहला सिनेरियो करवाया, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है? इफ फेयर वैल्यू ऑफ, हाँ, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एसेट आर गिवन, तो वी विल यूज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, वो पर लिखा हो प्लस कैश तो करना ही है, ठीक है। तो या यूं लिख लो वी विल कैलकुलेट कॉस्ट एज ऑन दसी जाओ। कॉस्ट कैसे निकालेंगे जी? फेयर कॉस्ट ऑफ न्यू, कॉस्ट ऑफ न्यू, ज़रा नीचे चला गया माजरत के साथ, कॉस्ट ऑफ न्यू है जी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। और अगर उस्मान भाई वाला केस हो जाए, मोबाइल वाले उस्मान भाई का केस हो जाए, कैश रिसीव हो रहा हो, तो हम कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, हमने अपना पुराना एसेट दिया लेस कैश रिसीव, ठीक है। तो प्लस माइनस कैश, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया ब्रैकेट में, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, अब दूसरा सिनेरियो पॉसिबल क्या हो सकता है, इधर देखिएगा। अगर आपको सवाल में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन ना हो, ये दूसरा सिनेरियो बन गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज नॉट गिवन। भाई एंट्री तो वही होनी है, अक्यूमुलेटेड एक्शन में डेबिट होना है, एसेट ने न्यू की कॉस्ट से डेबिट होना है, एसेट ने ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट होना है, और कैश पेड वाला सिनेरियो है हमारा, तो ठीक है। तो जो आसानी से काम हो सकते हैं वो तो करें। तो सबसे पहले पुराने को तो डी रिकग्नाइज करें ना, ये तो नहीं कि इसकी कॉस्ट ना गिवन हो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में से 200 रुपया क्रेडिट, एसेट की कॉस्ट निकाल दी हमने, तो बोलो। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट में से 80 रुपये की अकोमोडेशन भी निकल गई, कैश। अच्छा नीचे आ गया यार, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, मेरे को किड़ी लकीर लगी हैं 200। अच्छा कैश कितना जी? 12। अब नए एसेट की कॉस्ट की बारी आई, तो हमारे पास सबसे आइडियल सिनेरियो जो है, जिनमें दोनों की फेयर वैल्यू गिवन थी, तो हमने किसकी फेयर वैल्यू उठाई थी? क्योंकि हमारा जो गया हम वो ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आइडियल सिनेरियो था, यहाँ पर आपके पास पुराने की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर मजबूरी है, मरता क्या ना करता, ये 150 ही क्या है? नए की कॉस्ट, ठीक है। तो 150 आ गया डेबिट, और जी गेन है या लॉस है? किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है?
क्रेडिट साइड पर कितना 18। उस्मान का अलग ही बयाना कट्टा खुले हुआ गेन ही है, ठीक है जी। तो ये सेकंड सिनेरियो क्या है कि इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन then cost of new asset is equal to fair value of new asset। बस ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है। 30% अटेंडेंस है इस वक्त एनरोलमेंट, पता नहीं की कर रहे हैं घर आज बैग पढ़ कैसे लेते होंगे रोजे में बगैर फिजिकल क्लास के। अच्छा जी, तीसरा और आखिरी सिनेरियो, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं, इसके बारे में कहा जाता है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत के अंदर हम ये करेंगे, हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट, हम एंट्री नहीं बदल रहे, एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, और कैश पे हुआ तो कैश क्रेडिट लिखें, जो गिवन है वो पजोपज लिखो। कैश पेड 12 से, कॉस्ट पुराने एसेट की 200, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब आई है बारी एसेट की नए की कॉस्ट निकालने की। तो भाई नए की कॉस्ट कैसे निकालें, ना पुराने की फेयर वैल्यू गिवन है, ना मजबूरी वाले दर्जे में नए की फेयर वैल्यू गिवन है, तो अब मजबूरी है, अब इससे बड़ी अब बफलो ब्राउन हो गई है, अब मजबूरी हो गई है, ठीक है। अब हमें मजबूरन बुक वैल्यू, एक तो चीज़ हमारे पास है ना पुराने की बुक वैल्यू, वो तो कोई नहीं छीन सकता हमसे, वो बुक वैल्यू तो है ना, तो वो बुक वैल्यू प्लस कैश। अच्छा, ये इसके बारे में यही ट्रांसलेशन में कहा जाता है कि ये लैग करे कमर्शियल सब्सटेंस, इसमें कोई गेन लॉस नहीं होता, ठीक है। ये कमर्शियल सब्सटेंस के IFRS 15 में जाके इसको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। असल में ये होता क्या है, यूँ समझ लो, ये यूँ समझ लो, ये होता है कि गाड़ी से गाड़ी बदल ली, ठीक है ना। क्या नाम है आपका भाई? उस्मान। तो आपका पूरा नाम क्या है? आपका पूरा नाम क्या है? उस्मान, मोहम्मद उस्मान और उस्मान ताहिर। अब दोनों ने गाड़ी के पीछे, दोनों के पास सिविक है, इनके पास वाइट है, उनके पास ब्लैक है, दोनों ने पीछे उस्मान उस्मान लिखवाया हुआ है। दोनों के ख्याल में आया क्यों ना शोखी मारी जाए, मोहल्ले वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, क्लास फेलोज़ में, ठीक है। तो इन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि यार बिल्कुल सेम मॉडल, सेम माइलेज, सेम हालत, एक जैसी गाड़ियाँ ही हैं, तो क्यों ना हम इनको आपस में बदल लें, ठीक है। तो मैं जो है वो वाइट रख लेता हूँ, तुम ब्लैक रख लो। दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया। अब कोई आपस में लेन देन पैसे का, क्योंकि अगर पैसे का लेन देन आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब पैसे का लेन देन हो भी जाए तो इस तरह का मामला हो सकता है ना, ठीक है। वो बिल्कुल बराबर रखा उन्होंने, मतलब कोई गेन कोई लॉस, एक कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है इसमें, सिर्फ वो यूँ कहते हैं बार्टर जैसे नहीं होता, चीज़ के साथ चीज़ बदल ली इन्होंने, कोई गेन लॉस नहीं हुआ, एक को गेन दूसरे को लॉस, ऐसा कुछ नहीं हो, गेन लॉस किसी को नहीं हो, किसी पार्टी को फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को कहा जाता है लाइक बार्टर, ठीक है। गुड्स विद गुड, कार विद कार, ट्रक विद ट्रक, ठीक है। तो इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसमें कोई गेन लॉस नहीं होगा। बेटा तो दूसरे को भी पड़ जाएगी ना, ठीक है, बराबर हो जाएगी। गेन लॉस अगर हो जाए तो यार कमर्शियल सब्सटेंस आ जाएगा, सादा बात, ठीक है, गेन लॉस आ जाएगा, ठीक है, ओके। 1 रुपया भी किसी एक को नुकसान हो गया तो बस वो कमर्शियल सब्सटेंस आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है तो तब तक ये कमर्शियल सब्सटेंस है, तो डेटा खुद आपको ऐसा ले जाएगा उस तरफ। बहरहाल मजबूरी के दर्जे में हम कह रहे हैं कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर नॉट गिवन, तो मजबूरी में क्या करें, देन कॉस्ट ऑफ न्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, या रिसीव किया है तो कैश रिसीव। अब जी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड क्या है, 200 की कॉस्ट है, 80 की अक्यूमुलेटेड, तो कितना आ गया जी 100, तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड 120 आ गई, प्लस 12 ये आ गया 132।
और ना कोई लॉस हुआ ना कोई गेन हुआ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लैक करती है कमर्शियल सब्सटेंस। ये आपका जो है वो एक्सचेंज रिवाइज हो गया, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा आई कैप टेस्ट करता है ना नॉर्मली, वो पहला केस ही करता है, पहला केस करता है टेस्ट। ठीक है, चलें अब अपने सवालों की तरफ। पहले कौन सा सवाल करना पसंद करेंगे? 17वां करते हैं। पहले जो होमवर्क में दिया था वो 17वां था या 5वां था? जिधर ब्रेक लग गई, लंग तो नहीं का काम। इसका मतलब क्वेश्चन बैंक भी गुजर गए। सोल्यूशन 276, 272, 22, कौन सा 17? फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स परटेन टू अम्यूज्ड लिमिटेड। किसी ने नोट तो नहीं करना? समझ आ रही है सब नू? ओके, कितने बच्चों ने ये ट्राई किया क्वेश्चन? गुड। सवाल की रिक्वायरमेंट है कि कैसे पूरा करोगे पिछले लेक्चर्स को? सारे ही आज ले लोगे? तो कुछ तो ले लेने थे ना। फिर क्या हुआ ऐसा? तभी तो तुम आए हो फिजिकल क्लास में, जब तुमने देखा है कि ये तो पानी सर से गुजर जाएगा अगर घर बैठा रहा तो इसीलिए कहा था मैंने, तो क्लासेस शुरू होने से पहले ही कह दिया था, जिनको जेन्युइन रीज़न, जिनका कोई हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, वो जाएं, जिनका नहीं है वो हिम्मत करके। ये टाइम ऐसा है कि ये टाइम जो है ये आपने किसी काम में नहीं लाना। ये बंदा कहे तुम बड़ी बात ना कर लेने, सारा दिन सुता रहना है, सारी रात उसी गप्पा लानिया ने हैं, तो दोस्तों नाल खेलना है, तो क्रिकेट हो रही है और बैडमिंटन हो रही है, तो अजीब ही रूटीन रोज़ों के अंदर वो उलटी हुई होती है। सुबह सैरी करके सोना है और फिर जोर में घर वालों ने कहना उठ जा नमाज भी पढ़ ले, तो आपने क्या करना है? तो इसलिए बेहतर है, उल्टा रूटीन अच्छी होती है, इबादत भी होती है, खेल कूद भी होता है, नींद भी होती है, पढ़ाई भी, सब कुछ। पढ़ाई तो खास घर पे आपको करने को कहीं नहीं जा रही, जो आपने करना है काम वही आपको यहाँ पे बुला के करवा, वो भी यहीं पे करवा दिया जाता है। तो भाई एक नहीं है, और भी कुछ होंगे अभी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये आने वाले 1-2 दिन में जो तो लाहौर और गिरदो नवाह में पाए जाते हैं वो तो आ ही जाएंगे, और जो घरों को चले गए हैं वो एक दो बाद आएंगे तो कहेंगे यार बस गलती हो गई है। चले, क्वेश्चन है 17, एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द अबव। अच्छा ऐसे आपस की बात है, पिछली क्लास में भी मैंने ना इसको उठा दिया था, किसी बच्चे ने नहीं कंप्लेन किया। इधर बच्चे बैठे हुए थे तो एंड तक बैठे हुए थे। नहीं मैं उनको चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ उनको चाहिए था कंप्लेन कर। तुमने नहीं किया, तुम्हारे पास जगह भी काफ़ी पड़ी हुई थी, तो जगह बदल लेते। मतलब चलो छोड़ो यार, अब क्या कहूँ अब तुम्हें। अच्छा जी, एक्सप्लेन करना है हाउ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ। अब ये एक्सप्लेन वाले सवाल ना बड़े मसले वाले आ जाते हैं, सारा टॉपिक आता है, एंट्रीज आती हैं, नोट बनाना आता है, इवन करेक्शन भी करनी आती है। अगर वो गलती कर दे तो वो कह दे डिस्कस करो, सारी हवा वहीं निकल जाती है, फ्लैट भाई मिटा दें उसको। तो मैं आपको लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि आपको नींदों भी ना आए
और काम भी हो जाए, ठीक है ना। शाबाश। नींद आ रही, किस किस को नींद आ रही है? शर्म आ रही है? शर्म, नींद थोड़ी आ रही है, शर्म आ रही है। वैसे मुश्किल है, नो डाउट, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की हिम्मत है माशाल्लाह। अच्छा जी, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स परटेन टू अम्यूज्ड लिमिटेड इन 2020। ईयर एंड हमारा क्या है जी? 31 दिसंबर 2021, जिसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ओके। इन 2020 AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, R&D वाला काम है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स वाज मेट ऑन 1 जनवरी 21। बड़ा बेहतरीन काम नहीं हो गया? हमें टेंशन ही नहीं दी उन्होंने। 20 में पता नहीं कब शुरू किया था। डेवलपमेंट थी, बुरी थी, जाहिर सी बात है, रिसर्च थी, जो भी था हमारी बला से गया 2020। वो कह रहा है 1 जनवरी 21 साल के पहले दिन से डेवलपमेंट जो है वो अच्छी वाली होगी, क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है ऑन दिस डेट, यानी 1 जनवरी 21 पे AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विच कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स। इट इज़ अ पायलट प्लांट। मैं अच्छा वाला PPE की तरफ जाने लगा था। वो क्या कह रहा है? यानी कि डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया ना, क्राइटेरिया मीट हो गया, तो उन्होंने, जाहिर सी बात है, वो छोटा प्लांट भी बनवाना है तो वो अपनी मर्जी का बनवाना है। डिज़ाइन पहले बनवाया होगा आर्किटेक्चर से जाके, फिर जो चीज़ बनानी है फिर उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर को दिया होगा, फिर ये चलते चलते कहानी ये 2-3 महीने लग ही जाते हैं। पायलट प्लांट इन्होंने बनवाया, ठीक है। 3 महीने में जाके पायलट प्लांट बना। It is a pilot plant for testing of new product and is not of a scale economically feasible for commercial production। इतनी निशानियां लिखता है कि किसी तरह से तो याद आ जाए इनको, किसी तरह से तो याद आ जाए कि ये कौन सी जगह वाली चीज़ है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है। अगर एक बार भी पढ़ा हो तो याद आ जाए, इतना लिखता है। अब चॉइस में छोड़ जाओ, थ्योरी को छोड़ो यार, क्या करना। और भाई थ्योरी, ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट थ्योरी होगी आपके पास तभी जाके आपको वो इसी में से सवाल बन रहे होते हैं। खैर चलें, क्या कह रहा है जी? 20 में काम शुरू किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुई थी। 1 जनवरी 21 हमारे साल के पहले दिन से डेवलपमेंट का क्राइटेरिया, वो इंटेंजिबल वाला क्राइटेरिया मीट हो गया है, डेवलपमेंट अब अच्छी वाली है। तो 1 जनवरी को ही उन्होंने फिर पायलट प्लांट बनाना शुरू कर दिया और 3 महीने के अरसे में पायलट प्लांट तैयार हो गया, ठीक है जी, जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं है, हमें पता नहीं है। AL incurred cost of 3 million and 7 million on design and construction of plant। हाँ जी, ये क्या है? ये डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन पर 10 मिलियन टोटल मिलकर लग गया। इसमें से 3 का क्या करें और 7 का क्या करें? है ना, 3 का क्या करें और 7 का क्या करें? फूटो। 3 को कैपिटलाइज कर लें या 7 को? जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि डेफिनेशन खोल लिया करो अगर शुरू में मसला आ रहा है तो, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ, फिर खोलते हैं, मैं जाऊँगा सही, ठीक है ना। इसमें तो कंट्रोल M नहीं ना होगा। पता किधर डर गया? छोड़ो यार, मिट्टी पाओ। तो आप लोग ओपन कर लीजिएगा जब कहूँगा। फिलहाल सुने, पायलट प्लांट को डिज़ाइन करवाएं, कंस्ट्रक्ट करवाएं या गलत बोल दो, हाँ, ऑपरेट कर दें। ये 3 चीज़ें थी, डिज़ाइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इवन ऑपरेशन भी हो। भाई वो पायलट प्लांट है, ये कोई PPE नहीं है कि जब कंप्लीट हो गया तो अब चलाने की कॉस्ट जो है वो आपकी रनिंग कॉस्ट है। नहीं भाई, अभी तो इंटेंजिबल में आने के लिए पायलट प्लांट लगाया है कि भाई ये इंटेंजिबल पे तजर्बे कर रहे हैं। आज जरा ये डिज़ाइन बना के देखो, नहीं मज़ा नहीं आया, डाई बदल दी। ये डिज़ाइन बना के देखो, नहीं मज़ा नहीं आया। अभी तो ये चल रहा है, डिज़ाइन फाइनल नहीं हो रहा अभी तो इंटेंजिबल का अरसा पूरा, इंटेंजिबल का जो है वो प्रोसेस चल रहा है, इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल। तो फिर पायलट प्लांट अब जाके देख लो, बेशक आप वो डेवलपमेंट वाली जहाँ पे एग्जांपल पढ़ाई थी ना, वो ओपन करो किताब अपनी, करो ओपन किताब अपनी। जिनके पास नोट्स हैं अभी तक वो किताब ले लें, और इनके नोट्स में भी लिखा हुआ है डेवलपमेंट फेज, जो कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स वो जो थे रिसर्च के, उनके आगे एग्जांपल्स थी, 6 क्राइटेरिया से आगे एग्जांपल्स थी। मिला है कुछ या नहीं? मैं मेरी किताब यार कहाँ पे लेके आया था, कहाँ रख दी उन्होंने? उधर ही पड़ी है।
मेरे पास किताब, उन्हें को किताब ला दें मुझे जो मुझे दी थी, मैसेज कर दें, इन्होंने कुछ नहीं लबना। नोट्स से भी मिल जाएगा। नोट्स में कौन सा सफ़ा है जी? नोट्स में 221 सफ़े पे लिखा हुआ है, एंड पे देखो। और नहीं, किताब में भी वही नंबर है 221। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट फेज देखिए, तो उसमें लिखा हुआ है पायलट प्लांट वाला गालिबन दूसरा पॉइंट था, तीसरा है, तीसरा पॉइंट। पढ़ो ज़रा, कोई एक बच्चा पढ़ दो। नहीं है मेरे पास आज वन नोट, तो आप लोग पढ़ दो, कोई नहीं, हर रोज़ मैं पढ़ता हूँ। आज अगर आप लोग पढ़ दोगे तो कोई डेथ नहीं पड़ जाएगी आपको, जल्दी करो। कोई ऊंचा पढ़ दो, दिल से नहीं पढ़ना, मैनू दिल वाली नहीं सुनाई देंदी, ऊंचा पढ़ो, पढ़ो आप। बस बस बस, आगे जरूरत ही नहीं हो, तो उसने पहले ही लिखा हुआ। तो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, अभी तो ऑपरेशन भी इसी के अंदर आना था, अब मेरे ख्याल में आगे लिखा भी हुआ उसने। फिलहाल तो ये 3 भी और 7 भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज, ठीक है। अच्छा, AL एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट द प्लांट फॉर 2 years। अच्छा, 2 साल तक हमने ये इंटेंजिबल बनाते ही रहना, यही वाला प्लांट चलेगा, ठीक है ना। 2 साल तक ये प्लांट ऑपरेट करेंगे टिल एंड ऑफ डेवलपमेंट, तब कहीं जाके ओ यानी 21 का पूरा साल भी ये पता नहीं केड़ा एटम बम का फार्मूला बना रहे हो। एक साल भी बने जा रहा है, दूसरे साल भी एंड पे जाके कहीं जाके बनेगा, ठीक है, और सही है। तो आपने 2 साल तक इस प्लांट को चलाना है। ड्यूरिंग 21 AL incurred 5 million in operating the pilot plant। तो 3 + 7 + 5 पूरा 15 क्या होगा, बल्कि नहीं 15 नहीं, ये तो 10 होगा, 20 को कैपिटलाइज कर दें। अभी नहीं, 5 जो इनकर हो गया, क्योंकि ये इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस है ना, उसमें वो ऐड कर देंगे। जो अगला 5 अगले साल इनकर होगा तब वो इंटेंजिबल में ऐड कर लेंगे, फिलहाल तो नहीं कर लेना, पागल थोड़ी, ठीक है। अब डिस्कस करना है, अगले पॉइंट में कहता है AL एक्वायर्ड पेटेंट, उससे अगले में कहता है गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, ठीक है। इसका मतलब इसकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। नंबर चेक करो कितने, 9 नंबर के लिए 3-3 कर लें तो फिर भी। अब इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, ज़रा ये जहन के अंदर दोहराएं। पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि 2021 के लिए सिर्फ लिखना है ना, तो आप ये कह दीजिए, अच्छा क्योंकि 3 नंबर हैं तो फिर सिर्फ इसे जो इंटेंजिबल कैपिटलाइज हो इसके बारे में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो लिखना शुरू करें। वैसे तो ज़्यादा नंबर हो ना, पहले मेरी बात सुने, आगे कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो इससे भी अच्छे हैं, जिनको मैं अलग अलग स्टेजेस पे आपको बताऊंगा कैसे कि एट इनिशियल मेजरमेंट कैसे आपने डिस्कशन करनी है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की कैसे डिस्कशन करनी है, और अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की कैसे करनी है। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादा 6 ये एक सवाल, ये एक पार्ट जो है ये, या इस तरह कोई और एक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली टाइप के सवाल हैं, ये 6 नंबर के भी आए होते हैं, तो फिर वहाँ पर नंबरों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ जाता है, वो मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, 3 चीज़ों को आपने टच करना है। कम नंबर हैं तो थोड़ा सा कर दें, ज़्यादा हैं तो तफसील से करेंगे। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले आपने इंटेंजिबल रिकॉर्ड करवाने की बात करनी है। ये इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना है किस कॉस्ट पे। अच्छा, ज़्यादा नंबर हो तो पहले हम वो क्राइटेरिया भी लिखेंगे कि इंटेंजिबल को हम रिकॉर्ड करते हैं जब फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, और इस केस के अंदर जो है वो कॉस्ट है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल करेंगे, और ये नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे उनका रीज़न आपको लिखना सिखाए थे, आपको कॉन्सेप्चुअल बात पता है, बस लिखना सीखना है आपने आज, ठीक है। ये बात हो गई, इनिशियल मेजरमेंट हो गई, रिकॉर्ड हो गया इंटेंजिबल। उसके बाद फिर आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करनी है, जो कभी पढ़ी भी नहीं है। एक तो कॉस्ट मॉडल है जो आप पढ़ चुके हैं, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस पर आता है इंटेंजिबल, किताबों में नज़र, सब्सिक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पर। और दूसरा ऑप्शन भी है, वो ये है कि आप इसको रीवैल्यू कर लें, तो ये भी पढ़ाया नहीं है, तो ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में लिखना पड़ जाता है। और फिर आपकी मशहूर बात अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट, उसकी डिस्कशन वही है जो आपने सीखी हुई है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन को हम करेंगे। अब पहले तो आप देखेंगे कि इंटेंजिबल बन गया है ना, तो आप देखेंगे ये कौन से वाला है। अगर तो वो गुडविल, इन प्रोग्रेस, इनडेफिनिट लाइफ वाले 3 वाली कैटेगरी में है, तो आप फिर यूँ बोल दोगे कि द एसेट हैज़ इंडेफिनिट लाइफ, देयरफॉर इट विल नॉट बी अमोर्टाइज्ड। बल्कि इसको क्या करेंगे हम,
लिखेंगे, सवाल हैं ऐसे, ठीक है। और अगर वो इनमें नहीं फॉल करता तो फिर दूसरी वाली अंग्रेजी उसके लिए लिखेंगे कि अमोर्टाइजेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ। और अगर उस सवाल में एक्सटेंशन का जिक्र आ जाए तो आपने लीगल लाइफ में वो एक्सटेंशन पीरियड तब ऐड करना है जब लाइफ, तो ये भी लिख कर बताना होगा, ऐसे नहीं कि कर देंगे जैसे किया था, तो सिखा रहा था आपको, ठीक है। चले अब लिखना शुरू करें। अब चूंकि लेकिन इसके नंबर ना थोड़े कम लग रहे हैं इसलिए ज़रा कम ही लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लिखें कि द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये मैं यहीं से देख कर लिख रहा हूँ। देखें बचपन में आपको उस्तानियाँ कहा करती थी, आपको याद नहीं, अब भूल गया कि बेटा सवाल में ही जवाब लिखा हुआ है। ये वही वाला काम कर रहे हैं हम, वापस चले गए 6वीं 7वीं में सुकून, ठीक है जी। तो सवाल में ही जवाब लिखा, मैं यहीं से देख रहा हूँ। बस थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट पता हो तो अंग्रेजी यहीं से लिखेंगे, क्यों सोचें। ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, कितने गया ये, क्या बोला था मैंने वैसे। अब अगली बार ना जुमला ही बदल जाना, अगर ध्यान से। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया for capitalization of internally generated intangible was met on यकम जनवरी 21 and design, construction and operation of pilot plant relates to development phase बल्कि ये पहले लिखो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा करना है भाई, लाइन को माफ़ कर देना, ठीक है। जो ऊपर लाइन लिखी हुई द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, ये ना बाद में लिखनी है, ठीक है। दोबारा लिख लेना, मैं अब यूँ बोल रहा हूँ कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड operation of pilot plant relates to development phase and criteria for capitalizing, जरा शॉर्ट कर देता हूँ, and criteria for capitalizing development cost was met, therefore ऊपर वाली लाइन काट देना फिर, ठीक है ना। इस तरह बेहतर लग रहा है, वैसे वो भी चल जाता है, वो गलत कोई नहीं होता, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा बेहतर कर देता हूँ यार, तुम्हें लिखवा रहा हूँ, आपने फिर बाद में भी देखना होता है इसे एक आधे, तो ज़रा जो ज़्यादा जगह चल जाए मैं उस तरह का लिखवा देता हूँ तुम, ठीक है ना। तो क्या शुरू से लिखवा रहा था मैं, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप देखो ना ये मैंने इस तरह से लिखवा दिया आपको कि आपको डेवलपमेंट फेज़ की 3 से 4 आइटम्स की एग्जांपल्स ज़हन में बैठी हुई हैं, ऐसे ही है ना। अब उनमें से कोई भी एक आ जाएगी तो आप इस जुमले में फिट कर देंगे, और बस ये देखना होगा क्राइटेरिया अगर मीट हो गया तो। अब ऐसा भी हो सकता था, एक सवाल हमने कल परसों शायद देखा हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि हमने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी होती पायलट प्लांट की यकम जनवरी को, लेकिन क्राइटेरिया यकम फरवरी को मीट हुआ होता, तो फिर जनवरी के अंदर डिज़ाइन अगर हुआ तो डिज़ाइनिंग की कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट कर देते, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ओके। बहरहाल ये एक आइडियल सिनेरियो और हर जगह ये चल जाएगा जुमला, इसलिए ऐसे बोला मैंने, द डिज़ाइन। अब इसी तरह से अगर मोल्ड डाइज वाला आ जाए तो आप लिख देंगे कि द कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन ऑफ मोल्ड डाइज टूल्स, ये वाला जुमला आगे लिखा जाएगा, ठीक है ना जी। क्या लिखवा था मैं, द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट रिलेट्स टू डेवलपमेंट फेज एंड the criteria for capitalizing development cost was met, therefore cost incurred, cost of 15 ब्रैकेट में यूं लिखो 3 + 7 + 5, ठीक है। therefore cost of 15 million ब्रैकेट में 7 + 3 + 5, पता है ना कैसे बना 15 है, ठीक है। therefore cost of 15 million incurred
incurred on design, construction and operation of pilot plant will be capitalized. Therefore, cost incurred, cost of 12 million incurred on pilot plant, ऐसे भी लिख सकते थे, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन छोड़कर ऑन पायलट प्लांट डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऑन पायलट प्लांट शैल बी कैपिटलाइज। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने शॉर्ट वाला भी लिखवाया और अभी भी इसमें अमोर्टाइजेशन की बात रहती है तो वो कर देते हैं। तो लिखें कि एज द इंटेंजिबल इज इनकम्प्लीट एट ईयर एंड देयरफॉर इट शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड। ये खुद पता होना चाहिए कि ये क्या लिखवाया है, मैं फिर बोलूँगा सही लेकिन ये आपको पता था। एज द इंटेंजिबल is incomplete at year end therefore और मैंने भूल गया मैं क्या लिखवाया, therefore it shall not be amortized। उस्मान भाई आप क्यों नहीं लिख रहे यार, मैं देखता हूँ अभी, वो लिखाने हैं मुझे, भेज देना। मतलब शायद ये कह रहा है कि वो घर रहेगा। अच्छा ठीक है जी, क्या क्या लिखवा रहा था? हाँ, एज इट इज इनकम्प्लीट देयरफॉर इट शैल नॉट बी अमोर्टाइज। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें however it shall be tested for impairment, however it shall be tested for impairment। अब नंबर लेने वाले बच्चे भला कौन होंगे? जो इससे आगे दो, जो मतलब नंबर इनको भी मिलेंगे पर अच्छे नंबर किसको मिलेंगे? जो इससे आगे ये दो लाइनें लिख देगा। देखो ना, इम्पेयरमेंट का टेस्ट किसे कहते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट? बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को, रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू को क्या करके, कंपेयर करके। अब ये उसको बता दें तो आपको जहाँ पे 70% मार्क्स मिलने थे इसके ऊपर आपको 80% मार्क्स मिलेंगे, 90% मिलेंगे, मतलब ज़्यादा करीब पहुँच जाते हो। बाकी को और गलती भी होगी ना, अगर सारा सही है तो 100% मिलेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखवाया था मैं? हाउएवर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट, बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल। बस भाई मुक गया, उत्थी लिख लिया मुक गया, वहीं पे नीचे फिट कर लो, बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट जब कभी आपको FAR2 के अंदर कोई डिस्कस वाला सवाल आया और इम्पेयरमेंट का जिक्र करना हो कि इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है तो बात ऐसे पूरी कर देना, वी विल अप्लाई इम्पेयरमेंट टेस्ट, वी विल टेस्ट दिस एसेट फॉर इम्पेयरमेंट, ये लिख के ना आगे ये लिख देना है बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। बदलने की जरूरत नहीं, ज़्यादा तफसील लिखने की जरूरत नहीं कि रिकवरेबल अमाउंट में क्या होता है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है, बस ठीक है इतना ज़रूर लिख दो। ओके, हाँ जी, सवाल उस्मान भाई। जी देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। क्या इग्नोर किया अभी तक हमने? नहीं नहीं नहीं, कल किया था ना इग्नोर, कल सवाल जब कर रहे थे उसने खुद ही कह दिया रीजन बताओ इग्नोरिंग। ना भी कहे तो एक लाइन लिख देनी, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये हमने इग्नोर किया। किए करना चाहिए, बताना चाहिए। आपको समझ नहीं आया और आपने छोड़ दिया और अगले वाले काली शर्ट वाले भाई को समझ आया और समझ के छोड़ा, दोनों को एक एक नंबर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ये गलत कह रहे हैं आप। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ज़ाहिर उस्ताद हूँ, नरम दिल रखता हूँ और एग्जामिनर भी ऐसा सख्त दिल नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर चेक करने के मामले में उनका एक क्राइटेरिया है, बस उस पर पूरे उतर आओ, तैयारी आपकी अच्छी हो, लाजमी पास हो जाता है बंदा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं गलत तो ना गलत भी ना कहे, तो ये गलत है। क्या गलत है भला, क्या बात कर रहा था मैं भूल गई। हाँ, इग्नोर करने वाला नोट लिखे, ये गलत बात है कि नोट ना लिखे। ठीक है, तो मैं बार बार भूलूंगा, मुझे बार बार अब आपने ये बात याद करवानी है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, 3 नंबर के लिए ये काफ़ी है, लेकिन 3 नंबर के लिए ये काफ़ी है, इससे कम ना हो।
और अगर यही सवाल 5-6 नंबर के लिए होता तो फिर मैं आपको बताता कि कैसे थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं, रहना इसी में। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको सिखा दिए, बस लिखने का तरीका सिखाना है। एक और सवाल ऐसा है जिसके अंदर उसने बाकायदा पूछा हुआ है इनिशियल मेजरमेंट भी, और आई थिंक पास पेपर 4 है, देखें, टॉप फूड लिमिटेड, आई थिंक ये स्टार्ट पे भी और एंड पे भी, यानी कि इनिशियल मेजरमेंट भी और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी, दोनों के वक्त उसने पूछा हुआ है, तो वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। फिर रिवैल्यूएशन भी पढ़ानी है, रेजिडुअल वैल्यू का भी अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है थ्योरेटिकली। तो ये सारी बातें आपकी थ्योरी के अंदर फिट होने लग जाएंगी। नंबर ज़्यादा हो तो लिखेंगे, नहीं तो ऐसे चलेगा जैसे आपको लिखवाया। 3 नंबर के लिए थोड़ा सारा कुछ तो लिख दिया आपने। अगला पढ़ें। ऑन 1 मार्च 21 AL acquired a patent with indefinite life in exchange of its old equipment and cash consideration of 25। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ गई है जी। The fair value of patent and equipment assessed at 57 and 35, यानी पेटेंट जो नया लिया उसकी फेयर वैल्यू 57 है और जो इक्विपमेंट हमने दिया उसकी फेयर वैल्यू 35, दोनों की फेयर वैल्यू आ गई। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, तो नए की कॉस्ट क्या होगी? हाँ जी, बस यही सिखाना था, इसलिए तो मैं पढ़ाया इतना अच्छा। मैं कहाँ था वरना पढ़ाता एक्सचेंज, जब तक फंस ना जाऊँ मैं नहीं पढ़ाता। कोशिश होती है कि कम से कम पेपर से पहले पढ़ा देता, इस पास पेपर से पहले पढ़ा देता, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी माफ़ी बनती थी क्योंकि ये आई कैप कहता है मैं 10 नंबर FAR 1 से पूछ सकता हूँ, तो कुछ तो आपके जहन में थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना माफ़ी मिल सकती थी मुझे। मैंने हाँ एक थोड़ी सी ज्यादती की आपके लिए। FAR 2 वाला कॉन्सेप्ट बगैर पढ़े जो क्वेश्चन नंबर 5 में गया वो अब डिस्कस ही नहीं हो रहा, कल होना है, मतलब कल होगा तो फिर तो आप करने जोगे हो ना, ठीक है। अच्छा तो अच्छा, अब ये तो डिसाइड हो गया, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। अब नए की कॉस्ट भी 35 जमा 25 60, ये भी डिसाइड हो गई। ये डिसाइड हम करते जा रहे हैं ना, इसको लिखना होगा हमने, ठीक है। ये सारी बातें हमने लिखनी है। आगे यहाँ मैं लिख नहीं सकता। इनटेंजिबल रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे न्यू को, क्रेडिट करेंगे ओल्ड को, ठीक है जी। ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 30, कॉस्ट नहीं दी, अक्यूमुलेशन अलग नहीं दी, बुक वैल्यू दे दी उसने जाने वाले ऐसे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जान छूट गई, सिर्फ बुक वैल्यू को ही क्रेडिट कर दें, ठीक है। अच्छा, AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange। अच्छा जी, AL incurred cost of 2 million for transferring the title of patent to its। अब मैं रिक्वायर्ड नहीं है जर्नल एंट्री, लेकिन कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ कि हमने फिर सेकंड ट्रांजैक्शन है ना जी, पास पेपर 17 की है ना। अब इनटेंजिबल एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट होना है, ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट ओल्ड की बुक वैल्यू से क्रेडिट होना है, क्योंकि कॉस्ट गिवन नहीं, बस एक्यूमुलेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। अब कितनी बुक वैल्यू है जी जाने वाले एसेट? 30, और आने वाले एसेट को रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड क्या है? 35, कैश पेड 25। अच्छा अभी नोट ना करिएगा, एंड पे एक चीज़ ऐड करूंगा इसमें, फिलहाल बहरहाल कितना 35 प्लस 25 जी, कितना 60। कैश पे हुआ है तो कैश क्रेडिट 25 से जी, बैलेंसिंग फिगर गेन आ गया, बोले। अच्छा अब अगली बात, ये जो इंटेंजिबल हमने लिया है, अच्छा सॉरी, इंटेंजिबल आया है और PPE गया है, ऐसे क्या ना, इक्विपमेंट दिया था ना, सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए AL एक्वायर्ड पेटेंट इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, अब एंट्री फिर भी ठीक है, ठीक है, बस PPE लिख दिया मैंने, ओके। अच्छा जी, अब वो कहता है ये जो इंटेंजिबल लेके आए हैं इसको अपने नाम कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए हमें 2 मिलियन की कॉस्ट भरनी पड़ी। AL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल। अच्छा, ट्रांसफ़र कराने के लिए, अपने नाम करवाने के लिए हमें ये 2 मिलियन भरना पड़ा। क्या करें?
कैपिटलाइज होना चाहिए ना। अब इसका एक तरीका तो ये है, अलग ही कर दो वैसे तो, ये इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट दो से, और ये ना करना चाहो तो एक और तरीका क्या है, इसको अलग से करने की बजाय इसको भी इधर ही ऐड कर दें, और यहाँ पर भी फिर आपको 25 + 2 20, कोई फ़र्क नहीं पड़ना गेन लॉस पे। तो ये आपने क्या कर दिया, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, जो मर्जी कर दो, दोनों ही सही हैं, बस आपने फिर अंग्रेज़ी उस हिसाब से लिख लेनी, ठीक है। बल्कि मैंने तो अंग्रेज़ी अलग ही लिखनी है, इस 2 मिनट की अंग्रेज़ी अलग ही लिखूंगा मैं, लेकिन जनरल एंट्री की बात करूं, दोनों तरह से किसी भी तरह कर सकते हैं, आपको जैसे आपका दिल करे। ओके, ठीक है बच्चों, ओ बच्चों, तो अब इसके बारे में लिखा हो। अब यही बातें जो की अब ये लिखते हुए मौत पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना होती। तो लिखें जी, द पेटेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन shall be recorded as an intangible as AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange. चलो रहने दो, नहीं लिखना थे, लिख लो तो अच्छी बात है यार, कुछ नहीं होता। ये मैंने बीच में जुमला डाल दिया ना, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल है, इसीलिए तो मैंने पेटेंट को एसेट बनाया है। ना लिखो तब भी चलेगा, लिखना है, अच्छा लग रहा है वैसे, ठीक है। तो क्या जुमला लिखवाया, अब मुझे भूल गया ना। द पेटेंट acquired in exchange transaction shall be recorded as AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange. As AL believes that, सवाल से उठा के लिखा यार, as AL, अभी तक सोच रहा गया, लिखवा क्यों नहीं रहा बंदा, एडा में अंग्रेज यहां से देख के लिखा, as AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange. एडा में अंग्रेज नहीं है, एडी छेती छेती अंग्रेजी बोल रहा मैं, तो देख के लिखा है, चिल किया करो यार। The patent acquired in exchange transaction shall be recorded as an intangible as AL believes that its future cash flows will change as a result of this exchange. ठीक है जी, अब ये मैंने बता दिया कि रिकॉर्ड करना है, अब आगे लिखना शुरू करो। It shall be recorded at cost of ₹60 million, ब्रैकेट में लिखोगे आप 25 प्लस 35 + 25, जो भी था लिख लो, देख लो। इट शैल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ऑफ ₹60 मिलियन, 35 जमा 25 हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। अब रह गया, वह बात कर दी हमने पूरी, अब रह गया 2 मिलियन टाइटल को ट्रांसफ़र करने वाला, तो उसको भी क्या करना है, तो उसके बारे में भी लिखो। ₹2 मिलियन इनकर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल क्या लिखा है मैंने, ₹2 मिलियन फॉर ट्रांसफरिंग द टाइटल in the name of AL shall also be capitalized, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी लाइफ कहीं गिवन नहीं है, ओह कहाँ लिखा हुआ है, शुक्र है, मैं परेशान था बिकॉज अम्शन लूँ या क्या कहूँ, तो इंडेफिनिट लाइफ वाला है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब वो लाइन लिखेंगे हम और नंबर मुफ्त का लेंगे हम क्या लिखेंगे, एज द पेटेंट हैज़ एन इंडेफिनिट लाइफ इट शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड, रादर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली by comparing
दिस एंड दिस। जल्दी करो, पूरा लिखो, फिर मैं रिवाइज करूंगा। प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, जल्दी करो। 9 नंबर लेना, कोई खाला जी का घर है। देखो अभी अभी अब यहाँ पर ही ऐसे लिखवाने वाला मौजूद है, फिर भी ऐसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख। पेपर में इसका आधा भी नहीं लिखा जाना। अब मैं कह रहा हूँ पेपर में इसका 70% भी लिख दो तो नंबर पूरे मिल जाने आप। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोली जाए, सामने लिखना ना दें, दिल में ही कह रहे होते हो ना, है ना। आई नो, यू नो, आई नो। मोबाइल नो जी। क्या लिखवाया मैंने, वो जहाँ से शुरू किया था। एज द पेटेंट हैज इनडेफिनेट लाइफ देयरफॉर इट शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड। भाई पहले दिन वाले ये हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं लिख रहे, ये हमने पढ़ा है बाकायदा, ठीक है ना। आप जब लेक्चर्स लोगे ना तो ये पढ़ा है हमने, समझा है हमने अच्छे तरीके से, ठीक है। एज द पेटेंट, और फिर सवाल भी किए थे इसके ऊपर बाकायदा। एज द पेटेंट हैज इनडेफिनेट लाइफ, ये पूरा लिखवा लूँ। इट शैल नॉट बी अमोर्टाइज्ड, रादर इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। काफ़ी है, एनुअली लिख दिया ना तो ये काफ़ी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है विदाउट एनी इंडिकेशन, जरूरत नहीं है। एनुअली का मतलब ही क्या है, हर साल करना है, ठीक है, बस काफ़ी है। 3 नंबर है ना जी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं जी, ये मैं मिस कर गया, ये बल्कि मिस क्या कर गया, अब ये बात पूरी हो गई है। अब एंड पे लिख लें कि a gain of rupees 5 million shall be recorded in P&L for this exchange transaction। अब वो जहाँ पे 5 मिलियन लिखोगे ना बेटा, वहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ये देखो, आपको नया एसेट 30 जमा 25 यानी कि नहीं 35 जमा 25 यानी कि 60 में पड़ा था, लेकिन बदले में आपने 30 दिया, बस ठीक है, इसको रेफर करना यार, वर्किंग अब वही पड़ी। वैसे ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, बुक वैल्यू आपके जो पुराने एसेट की है और जो ट्रेड इन अलाउंस है, असल में ना आपको देखा जाए तो ट्रेड इन अलाउंस आपका ढूंढना पड़ेगा आपको। ट्रेड इन अलाउंस किसे कहते हैं कि आपने ये जो एसेट अपना दिया, दुकानदार ने उसको कितनी कीमत लगाई है, कितने में उसने रखा है, तो वो लंबी हो जाएगी बात। जब एंट्री कर ली है तो बस यहीं से कर लो, ठीक है। तो बस ये काफ़ी है, एंट्री तो की होगी आपने, ठीक है। अच्छा वैसे कोई इतना मुजायका भी नहीं है कि आप ये जुमला यूँ लिख कर अगर फंस जाएं, कैसे जैसे बंदा कहता है, आप यूँ कह सकते थे अ गेन ऑफ 2 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड इन P&L एज कैलकुलेटेड बिलो, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे आई कैप इस तरह नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा तो IFRS 15 आया नहीं ना। इससे पिछली बार जो IFRS 15 का सवाल पूछा था आई कैप ने, 15 को नंबर का सवाल था, तो 15-16 नंबर का, उसमें आई कैप ने क्या कहा था, सिचुएशन देखिए, कहा था डिस्कस करो, और साथ ही बोला नेसेसरी वर्किंग भी करो और जनरल एंट्रीज भी करो डिस्कशन के अंदर। तो वो तो आसान हो गया था, पहले वर्किंग फिर एंट्री और फिर डिस्कशन भी साथ ही हो गई, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कर दें तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। देखें, आपने अगर गेन निकालना है तो गेन निकालने के कई तरीके हैं। आप लेजर बना दें, आप यूँ लिख दें कि गेन ऑफ 2 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड इन P&L, ठीक है, एज कैलकुलेटेड बिलो, नीचे लेजर बना के डिस्पोजल का, आप वहाँ से गेन निकाल। गेन ही निकालना है ना, आप लेजर में निकालें, एंट्री में निकालें, आप ब्रैकेट में निकालें, आपकी मर्जी है, ठीक है, ओके, सही है। लेकिन फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ बस लिख दें गेन ऑफ 2 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड, 5 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। आखिरी पॉइंट है, ऑन 1 जून 21 गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू AL फ्री ऑफ कॉस्ट टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल अप टू 10 टन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। अब गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब लाइसेंस है इंपोर्ट करने का रॉ मटेरियल को, आया कहता है द लाइसेंस इज नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, देयर आर नो फर्दर कंडीशंस अटैच्ड बाय गवर्नमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस इज। अब क्योंकि जनरल एंट्री करने की उसने कहा नहीं है या फंक्शन बना नहीं रहे, इसलिए नॉमिनल वैल्यू कोई देने की ज़रूरत नहीं समझी। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप 1 रुपये से एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो एंट्री करनी नहीं। हमने तो यहाँ पर वही अंग्रेज़ी लिख कर बतानी है जो मैंने माजरत के साथ मिटा बैठा जज्बात में आके।
वरना जो लिखा हुआ था ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट ग्रांट वाला डिस्कस किया ना अभी कि अगर हुकूमत एसिड ही आपको दे दे ग्रांट के तौर पे, तो वो जो डिस्कशन थी ना ऑप्शन 2 हैं वही अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। तो लिखें आप, फिर क्या हो सकता है, लिखें जल्दी से, लिख लें। अब ये सवाल तो पूरा करें ना। गवर्नमेंट ग्रांटेड द लाइसेंस टू एएल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। देयर आर, फुल स्टॉप क्या लिखें, देयर आर टू options of recording या there are 2 options of accounting for this intangible। ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग को काटो। there are 2 options of accounting for this license। number 1, record intangible at nominal amount, लिखा नहीं हुआ कितने अरसे के लिए, चलो रिकॉर्ड एट नॉमिनल अमाउंट एंड amortize it over shorter of, एक मिनट ज़्यादा नहीं हो जाएंगे नंबर, चलो जान ये अलग से लिखते हैं, मतलब इकट्ठा करके लिख देंगे इसको, अमोर्टाइज वाली बात ना लिखो, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या आ गया, ऑप्शन 1 क्या आया, रिकॉर्ड द इंटेंजिबल या लाइसेंस एट नॉमिनल अमाउंट। नंबर 2 ऑप्शन, रिकॉर्ड द लाइसेंस यानी इंटेंजिबल एट फेयर वैल्यू। resulting in recording of a deferred grant, ठीक है जी। ओके, अगर फेयर वैल्यू पे करेंगे तो डेफर्ड ग्रांट भी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखें, तो हो गया ना पॉइंट, ऑप्शन हो गया ना। अब नीचे अलग से डिस्कशन लिखें अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की ना, अलग से लिखें, अमोर्टाइजेशन की बात ही कर देता हूँ, लिखें कि इन केस ऑफ ऑप्शन 1 the license shall be amortized over shorter of legal life or useful life, ठीक है जी। और अगर बहुत दिल करे तो आगे लिख देना, वैसे तो जरूरत नहीं है, इफ लाइफ इज नॉट गिवन तो फिर, बट ठीक है, इतना काफ़ी। जितना वो इम्पेयरमेंट में जाएगा उतना ही एक्सपेंस, उतना ही उसको इनकम बना दोगे। जितना अरसा वो इंडेफिनिट लाइफ वाला पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो ग्रांट भी पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जब तक उस एसेट ने नहीं कहीं जाना तब तक उस ग्रांट ने भी कहीं नहीं जाना, वो गले तो। मतलब कि मेरा मशवरा है फिर नॉमिनल पे रिकॉर्ड कर लेना ऐसी सूरत में, इंडेफिनिट लाइफ, मेरा मशवरा है ज़ाती। जहाँ पे ऑप्शन हो तो ऐसे कर लेना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन की बात लंबी होगी, चलो खैर, और ये हो गया जी, अमोर्टाइजेशन की बात हो गई। आप दूसरे वाला का भी लिख लें आप। इन केस ऑफ ऑप्शन 2 deferred grant shall also be transferred to P&L as income on the same basis ये एडिशनल एंट्री होती है ना इस केस में, ठीक है। डेफर्ड ग्रांट शेल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू P&L
on the same basis as related intangible is amortized, full stop. अच्छा जी, अब आपने पाँचवें को देख लेना है इंशाल्लाह, उसको लिख के देखना अगर नहीं लिखा था तो अभी तक, ठीक है। और साथ में ना आप सिक्स्थ को ऐड कर लें, लेकिन सिक्स्थ को आप रिक्वायरमेंट सिक्स की नहीं पढ़नी आपने, ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट सिक्स की नहीं पढ़नी, बस आपने सिक्स्थ सवाल की एंट्रीज करके लानी है। और अगर कोई खुदा ना खास्ता इसको पढ़ ले कि जो गलती उन्होंने की हुई है तो उसको इग्नोर कर देना है। मैं यूँ कह रहा हूँ सिर्फ ओरिजिनल एंट्रीज करके आनी है, तो पाँचवें के साथ एडिशनल काम ये करके आना है आपने, ठीक है। ओके, सिर्फ ओरिजिनल एंट्रीज, ओके, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।